मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक जो राजपूतों का सिरमौर था, पृथ्वीराज तृतीय, उस के विषय में चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज थर्ड शाकंभरी की चौहान वंश का एक प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक था। जो शाकंभरी शाखा थी चहमानों की, उसका संस्थापक वासुदेव था। और इस वंश ने, ये जो वंश था, शुरुआत में प्रतिहार वंश के अधीन कार्य करता था। चौहान नरेश सिंहराज ने सर्वप्रथम अपने स्वतंत्र वंश की घोषणा की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसका पुत्र विग्रहराज द्वितीय बड़ा पराक्रमी शासक था। इसी वंश के राजा अजयराज ने अपने नाम पर अजमेर, या उस समय का नाम अजय मेरू, राज्य की स्थापना की थी। इसी वंश में आगे चलकर पृथ्वीराज तृतीय नाम का बड़ा महत्वपूर्ण और प्रतापी, साहसी, वीर और योद्धा शासक पैदा हुआ। विग्रहराज चतुर्थ के पश्चात हालांकि कुछ काल तक चहमान वंश में छोटे छोटे राजा होते रहे और 1177 में जाकर इस वंश में पृथ्वीराज तृतीय जब सिंहासन रूढ़ हुआ, तब जाकर इस वंश की शौर्य और कीर्ति की पताका पुनः भारतवर्ष में फहराने लगी। पृथ्वीराज तृतीय ये सोमेश्वर का पुत्र और विग्रहराज चतुर्थ का भतीजा था। सिंहासन पर बैठने के समय पृथ्वीराज तृतीय की आयु मात्र 14-15 वर्ष की रही थी। 1 वर्ष तक तो इसकी माता कर्पूरी देवी ने इसका राज्य कार्य संभाला। जो नागार्जुन था, विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र, वो पृथ्वीराज तृतीय के राज्यारोहण से बहुत ज़्यादा नाराज था। परिणाम स्वरूप उसने पृथ्वीराज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और स्वयं को विग्रहराज का उत्तराधिकारी घोषित करने की चेष्टा उसने की। लेकिन पृथ्वीराज ने जल्द ही इसका दमन कर दिया, नागार्जुन का दमन कर दिया। नागार्जुन तो पृथ्वीराज के भय से भाग खड़ा हुआ और उसके जो सहयोगी थे उन्हें पृथ्वीराज ने पकड़कर मृत्युदंड दिया और बहुत सारे सहयोगियों के गर्दन काटकर उनके सर अजमेर के फाटकों पर लटका दिए गए। इसी दौरान 1778-79 में हम देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के नज़दीकी राज्य गुजरात पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। इस आक्रमण में गौरी ने सोमेश्वर के मंदिर को लूटा और नाडाल पर अधिकार कर लिया। गुजरात में इस समय चालुक्य वंश का एक अल्प आयु का नरेश मूलराज द्वितीय, जिसे कुछ इतिहासकार भीम भी बताते हैं कि उसका नाम भीम था, उसकी मोहम्मद गौरी
के साथ संघर्ष हुआ। जो मूलराज द्वितीय था वो भी अल्प आयु का था। नतीजतन उनकी माता नायकी देवी वहाँ का राज्य चला रही थी। उन्होंने अपने पुत्र को साथ लेकर युद्ध के मैदान में मोहम्मद गौरी के दांत कट्टे कर दिए। युद्ध का नेतृत्व उन्होंने किया नायकी देवी ने, और गदर घट्ट नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित किया। जो मुसलमान लेखक हैं वो इस चालुक्य नरेश का नाम भीम द्वितीय बताते हैं, लेकिन कुछ भारतीय जो साक्ष्य हैं उनका ये कहना है कि उस समय मूलराज द्वितीय नाम का जो शासक था वो गुजरात पर शासन कर रहा था। इस घटना के क्रम में यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि भीम द्वितीय या मूलराज ने पृथ्वीराज चौहान से गौरी के विरुद्ध सहायता की मांग की थी, लेकिन किन्हीं कारणों के वश या पृथ्वीराज चौहान ने अपने स्वार्थों के चलते मूलराज को सहायता प्रदान नहीं की। तो ऐसी स्थिति में अगर पृथ्वीराज चौहान गुजरात के चालुक्य नरेश की सहायता करते गौरी के विरुद्ध, तो निश्चित रूप से पड़ोस में एक मित्र राजा हो जाता। लेकिन अब इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं पृथ्वीराज तृतीय का कि वो ऐसा नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप चालुक्य और चौहान ये दोनों अलग अलग ही रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से चालुक्य और चौहानों की जो सेना थी वो मुसलमानों के आक्रमण को या मुसलमानों की जो सल्तनत है उसे भारत में विस्तार नहीं होने देती, विस्तृत नहीं होने देती। पृथ्वीराज ने की जो उपलब्धियां हैं उनमें नागार्जुन का दमन और उसके पश्चात मथुरा भरतपुर पर आक्रमण। मथुरा और भरतपुर का जो क्षेत्र था उस पर भदानक वंश का जो शासक था वो राज्य कर रहा था। पृथ्वीराज तृतीय ने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर भदानक राज्य को पराजित कर दिया और मथुरा और भरतपुर को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। तो ये इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा था। उसकी उपलब्धियों में नागार्जुन का दमन, गुजरात के मामले से अपने आप को अलग रखना और अलवर, मथुरा और भरतपुर इस क्षेत्र पर अधिकार करना, अपने साम्राज्य में लाना, ये बड़ी उपलब्धि थी। फिर इसके साथ साथ क्या है कि परमार वंश के साथ भी पृथ्वीराज तृतीय का संघर्ष होता है। परमार वंश में जिनपाल की खरत गच्छ पट्टावली में यह उल्लेख है कि पृथ्वीराज ने एक दिग्विजय की थी, परंतु इस जो पट्टावली में राजाओं के नामों का उल्लेख नहीं है। तो इससे ये तो पता चलता है कि भाई युद्ध हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि भाई किस किस के साथ ये युद्ध हुआ। ये निश्चित है कि पृथ्वीराज ने जेजाग भुक्ति पर आक्रमण किया, जो वर्तमान में बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ चंदेल वंश का राजा परमर्दी राज्य कर रहा था। पृथ्वीराज रासों का ये मानना है कि इस युद्ध में दो वीर भाइयों आल्हा और उदल की सहायता से परमर्दी ने पृथ्वीराज की सेना का मुकाबला किया और युद्ध में ये दोनों भाई मारे गए और परमर्दी को पराजय का सामना करना पड़ा।
1182 ईस्वी में परमर्दी के राज्य को बहुत क्षति पहुंचाई गई। परमर्दी से शत्रुता लेकर पृथ्वीराज ने, कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि पृथ्वीराज ने अदूरदर्शिता का परिचय दिया। अब जो पृथ्वीराज तृतीय का राज्य था वो एक तरफ से तो कन्नौज और दूसरी तरफ से बुंदेलखंड से, दोनों तरफ शत्रु राज्यों के बीच में आ गया। अब ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज को अपने राज्य की रक्षा पर और अधिक सैन्य खर्च या सैन्य व्यय बढ़ाना पड़ा होगा निश्चित रूप से। और साथ ही क्या है कि पृथ्वीराज के जो शत्रु हैं उन्होंने निश्चित रूप से मोहम्मद गौरी के विरुद्ध संघ निर्माण में जो दुष्कर बना दिया होगा, राह में संघ निर्माण की राह में रोड़े खड़े किए होंगे। फिर एक अन्य महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो चालुक्यों की पराजय है। चालुक्य वंश गुजरात में राज्य करता था और वहाँ हम ये देखते हैं कि 1178 ईस्वी में जो मूलराज द्वितीय है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका छोटा भाई भीम सिंहासन पर बैठता है। बहुत सारे साक्ष्यों से ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज की चालुक्य वंश से शत्रुता थी, इसी से उसने मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय मूलराज द्वितीय को सहायता प्रदान नहीं की थी। खरत रगच्छ पट्टावली पृथ्वीराज और भीम द्वितीय के बीच हुए युद्ध का उल्लेख करता है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ की अगर माने तो पृथ्वीराज तृतीय और भीम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। पार्थ पराक्रम व्यायोग का कथन है कि पृथ्वीराज ने रात्रि के समय धारावर्ष परमार पर आक्रमण किया, किंतु उसके छोटे भाई प्रहलाद ने यह आक्रमण विफल कर दिया। आबू का परमार वंश गजराज के चालुक्य वंश के अधीन था। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि धारावर्ष अपने स्वामी की ओर से पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया होगा। वैरावल अभिलेख का कथन है कि गुजरात नरेश भीमदेव द्वितीय का मंत्री जगदेव प्रतिहार पृथ्वीराज की कमलनी रूपा रानियों के लिए चंद्र के समान था। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि चालुक्य सेना का संचालन जगदेव प्रतिहार कर रहा था और उसने पृथ्वीराज के आक्रमण को विफल कर दिया था। खरत गच्छ पट्टावली से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक युद्ध के पश्चात दोनों पक्षों में संधि हो गई होगी। तो इस संघर्ष में, चालुक्यों के संघर्ष से, पृथ्वीराज और चालुक्य के संघर्ष में एक बात स्पष्ट होती है इन साक्ष्यों के आधार पर कि इस संघर्ष का कोई निश्चित परिणाम नहीं निकल पाया और अंततः दोनों को पर्याप्त क्षति उठाने के पश्चात एक दूसरे के साथ संधि में आबद्ध होना पड़ा। अब ये उपलब्धियों के पश्चात, इन उपलब्धियों के बाद हम ये देखते हैं कि 1191 ईस्वी में जो तराइन का प्रथम युद्ध है, उस युद्ध में जो रण कौशल की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था, उसमें पृथ्वीराज तृतीय ने बड़ी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया था। भीमदेव से पराजित होने के पश्चात मोहम्मद गौरी वापस अपने देश चला गया। 1181 में उसने सियालकोट में एक दुर्ग बनाया
86 में उसने गजनवी वंश के शासक खुसरो मलिक को परास्त किया और लाहौर को अपने अधीन कर लिया। ऐसा लगता है कि लाहौर को अपना अड्डा बनाकर या केंद्र बनाकर मुसलमानों ने पृथ्वीराज के राज्य पर छोटे छोटे अनेक आक्रमण किए, किंतु उसमें उन्हें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। और संभवतः इसी आधार पर कुछ भारतीय ग्रंथों में यह कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को अनेक बार पराजित किया। जो बड़ा युद्ध होता है वो 1191 ईस्वी में होता है। इसमें मोहम्मद गौरी ने चहमान राज्य पर आक्रमण कर सर हिंद पर अपना अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को रोकने के लिए प्रस्थान किया और तराइन नामक स्थान पर दोनों के मध्य एक भीषण युद्ध लड़ा गया। राजपूतों की असीम वीरता के सामने अंततः मुस्लिम शासक को अपने कदम वापस खींचने पड़े, या दूसरे शब्दों में कहें तो राजपूतों के शौर्य के सामने मुसलमानों के पैर युद्ध के मैदान से उखड़ गए। मोहम्मद गौरी ने इस युद्ध में काफ़ी वीरता का परिचय दिया, किंतु दिल्ली के राजा गोविंद राज ने अपने आक्रमण से मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया। घायल अवस्था में एक खिलजी सैनिक ने मोहम्मद गौरी को युद्ध के मैदान से हटा दिया और वो उसे युद्ध मैदान से बाहर ले गया। परिणाम स्वरूप जो विजयश्री है उसने पृथ्वीराज तृतीय का वरण किया। अब यहाँ क्या है कि पृथ्वीराज तृतीय भागते हुए मोहम्मद गौरी का पीछा नहीं करता है, और ये कालांतर में ये पता चलता है, ये स्पष्ट होता है कि उस समय मोहम्मद गौरी का पीछा नहीं करना पृथ्वीराज तृतीय की एक बड़ी भूल थी। इसी बीच हम पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के शासक जयचंद के संबंधों पर भी प्रकाश डालना यहाँ उचित प्रतीत होता है। तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात जयचंद और पृथ्वीराज के जो संबंध थे वो बहुत कटु हो गए थे। तराइन विजय के पश्चात एक तो महत्वपूर्ण बात क्या थी इस कटुता के लिए कि दोनों ही उत्तरी भारत पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप दोनों में शत्रुता होना, दोनों में संघर्ष होना कोई बड़ी बात नहीं थी। और यहाँ पृथ्वीराज ने फिर एक अदूरदर्शितापूर्ण कदम उठाया और परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य शत्रुता और बढ़ गई। तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जयचंद अब पृथ्वीराज का कट्टर शत्रु हो गया। तो इसके पश्चात कुछ लोगों का ये मानना है कि मोहम्मद गौरी को जयचंद ने पुनः भारत बुलाया और उसने इस जो तराइन का दूसरा युद्ध है उस युद्ध की रूपरेखा तैयार की। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि इसमें जयचंद की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। वो इतना जरूर है कि तराइन के दूसरे युद्ध में वो तटस्थ रहा, लेकिन इस बात के कोई स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि जयचंद ने मोहम्मद गौरी को सहायता प्रदान की हो अथवा उसे पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध संघर्ष के लिए बुलावा दिया हो, आमंत्रण दिया हो। तो अब
सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो घटना है वो है तराइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने थोड़े ही दिनों में युद्ध प्रथम युद्ध के पश्चात दूसरे युद्ध के बीच बहुत कम समय था, लेकिन उस कम समय में मोहम्मद गौरी ने बेइंतहा ज़्यादा तैयारी की और पृथ्वीराज के पास तैयारी के पश्चात ये संदेश भेजा कि या तो आप इस्लाम ग्रहण कर लें, अन्यथा संघर्ष के लिए तत्पर हों। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वीराज का उत्तर नकारात्मक था। पृथ्वीराज ने 3 लाख घुड़सवार, 3000 जो हाथी हस्ती सैनिक और 150 सामंत और शासक, इस बड़ी फौज को लेकर पृथ्वीराज पुनः गौरी का सामना करने पहुंचते हैं। युद्ध की संभावना को रोकने की दिशा में जब मोहम्मद गौरी सरहिंद तक आ गया तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे कहा, यह संदेश भेजा कि आप सरहिंद तक ही रुक जाओ, सरहिंद को अपने पास रखो और उससे ही काम चलाओ और वापस लौट जाओ। लेकिन मोहम्मद गौरी ने यहाँ छल का या जो अपने भाई के नाम पर कि भाई जो मुख्य शासक है वो मेरा भाई है और मैं बिना उसकी आज्ञा के, बिना उसके आदेश के कोई फैसला नहीं ले सकता, तो उसने पृथ्वीराज तृतीय को यह कहला भेजा कि जो निर्णय करेगा मेरा भाई करेगा और जैसा भी आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। पृथ्वीराज इस धोखे में आ गया और मोहम्मद गौरी को और समय मिल गया। उसने इस तरीके से दिखाया पृथ्वीराज को कि भाई उसका जो सैन्य बल है वो युद्ध के लिए तैयारी नहीं कर रहा है, बल्कि अपना सामान्य दिनचर्या गुजार रहा है। परिणाम स्वरूप जो पृथ्वीराज तृतीय है वो गफलत में रहता है और ऐसी स्थिति में मोहम्मद गौरी सुबह सुबह राजपूत शासकों पर शासक पर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी वीरता का परिचय दिया। मुस्लिम सेना को एक बारगी पूरी तरीके से तितर-बितर कर दिया, लेकिन मोहम्मद गौरी ने एक दूसरी योजना के अनुसार अपनी सेना को 5 भागों में विभक्त करके राजपूतों को चारों तरफ से घेर कर राजपूतों पर आक्रमण किया। दिन के तीसरे पहर तक दोनों पक्षों में भीषण युद्ध होता है और जब दोनों पक्षों की सेनाएं थकने लगती हैं तो जो कौतुक सेना होती है, जो सुरक्षित सेना थी मोहम्मद गौरी की, जो 5वां भाग था सेना का, उसके द्वारा राजपूतों पर आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण को राजपूत बर्दाश्त नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में दिल्ली के शासक, दिल्ली के राजा गोविंदराज की मृत्यु होती है और पृथ्वीराज चौहान को पराजय का सामना करना पड़ता है। पृथ्वीराज तृतीय अपने हाथी से उतरकर घोड़े से युद्ध के मैदान से बाहर जाता है, लेकिन सरस्वती नदी के पास उसे पकड़ लिया जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार हसन निजामी का यह मानना है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज की हत्या कर देता है। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि पृथ्वीराज गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था, लेकिन पृथ्वीराज रासों में जो कहना है वो ये है कि पृथ्वीराज की हत्या नहीं की जाती है, गौरी उसे अपने साथ लेके जाता है बंदी बनाकर, और कालांतर में जो
चंद्रबरदाई है उसकी निशानदेही पर जो पृथ्वीराज चौहान है वो मोहम्मद गौरी का वध कर देता है। लेकिन संभवतया ये जो हिस्सा है पृथ्वीराज रासो का, ये शायद बाद में जोड़ा गया है। तो यहाँ यह कहना है कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय का पतन हो जाता है और मोहम्मद गौरी दिल्ली में अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी सौंपकर वापस चला जाता है। पृथ्वीराज इस सारे व्यक्तित्व का अगर अपन मूल्यांकन करें तो पृथ्वीराज का जो व्यक्तित्व था वो गुण और अवगुण, गुण और दोषों का सम्मिश्रण था। पृथ्वीराज भारत के महान सेनापतियों में गिना जाता है। उसने अपनी वीरता का परिचय देते हुए चंदेलों को, चालुक्यों को, परमारों को, भादनकों को और मुसलमानों को पराजित किया। तराइन के प्रथम युद्ध में उसकी विजय न केवल चहमान वंश के लिए वरन समस्त भारतवर्ष के लिए एक गौरवमयी घटना थी। इस सारे घटनाक्रमों से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पृथ्वीराज चौहान बहुत वीर, जुझारू, महान योद्धा था। उसमें रण कुशलता कूट कूट कर भरी थी। बहादुर था और इसके साथ साथ वो विद्या का अनुरागी भी था। उसकी राजसभा में चंद्रबरदाई जैसा रचयिता था, जयानक जैसा लेखक था, विश्वरूप, बागीश्वर, जनार्दन, विद्यापति, पृथ्वी भट्ट जैसे अनेक विद्वान उसकी सभा में रहते थे। इन सारे गुणों के होते हुए भी पृथ्वीराज में अनेक चारित्रिक दोष भी थे और इसमें सर्वप्रथम जो बड़ा दोष था वो था अदूरदर्शी। अदूरदर्शिता पृथ्वीराज तृतीय की एक बड़ी अवगुण थी। मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध भारतीय राजाओं का संघ बनाने की पृथ्वीराज ने कोई चेष्टा नहीं की। जिस समय मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया उस समय उसने चालुक्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बनाए, ना चालुक्यों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की। चंदेलों पर आक्रमण करके उसने तथा जयचंद गहडवाल की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके उसने अपने समय के दोनों बड़े शक्तिशाली राज्यों के साथ दुश्मनी मोल ले ली। ये उसकी अदूरदर्शिता का ही परिचायक है। परिणाम स्वरूप जब गौरी आक्रमण करता है तो ना चंदेल, ना चालुक्य और ना गहडवाल कोई पृथ्वीराज की सहायता करने के लिए नहीं आते। फिर जब तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था तो उसने उसका पीछा करना उचित नहीं समझा। अगर पृथ्वीराज तृतीय मुस्लिम सेना को वहीं नष्ट कर देता, उसे मोहम्मद गौरी को बचकर निकलने का अवसर प्रदान नहीं करता, तो किंचित उसे दूसरे तराइन के युद्ध में नहीं जाना पड़ता। यही नहीं, इस प्रथम युद्ध की सफलता के पश्चात वो एकदम निश्चिंत हो गया और अपनी नवविवाहिता पत्नी संयोगिता के साथ रास रंग में खो गया। मोहम्मद गौरी की संधि वार्ता में पढ़कर
भी उसने अदूरदर्शिता का परिचय दिया या विनाशकारी भूल की। जब मुस्लिम सेना उसके शिविर तक आ गई तब तक सोच विचार चलता रहा। ये जो विचार है, ये जो व्यवहार है, ये किसी भी तरीके से एक अच्छे योद्धा के लिए शोभा नहीं देता। पृथ्वीराज तृतीय की पराजय न केवल चहमान वंश के लिए वरन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। परिणाम स्वरूप भारत का जो भविष्य था वो अंधकार के गर्त में समा गया। इस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय जैसे महत्वपूर्ण शासक का अंत होता है। धन्यवाद।